हेलो फ्रेंड्स, आज अपने स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बिफोर वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, वी शुड नो अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लोजेस बिकॉज क्लोजेस प्ले ए ग्रेट रोल इन द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। मतलब इसका यह है कि अपने अगर सेंटेंसेस के टाइप्स को स्ट्रक्चर वाइज जानना चाहते हैं तो हमें उससे पहले क्लोजेस के बारे में जानना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज जो सेंटेंसेस के प्रकार हैं उनका आधार क्लोजेस होता है। पहले अपने क्लोजेस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अब अपने क्लोज के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। मतलब क्लोज एक सेंटेंस का ऐसा भाग होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको बता दूं, फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट में जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। तो कई बार कुछ वर्ब्स होती हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने नॉन फाइनाइट्स कहते हैं, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है या टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है आई टीच इंग्लिश। इसमें सब्जेक्ट आई है और टीच जो है वर्ब है, और इसमें एक ही क्लोज है, यानी एक वाक्य है, या इसको वाक्य मान लो चाहे आप क्लोज मान लो। क्लोज तब मानेंगे जब वाक्य में एक से ज्यादा मतलब क्लोजेज होते हैं तब। दूसरा एग्जांपल है इसमें शी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी। तो इसमें आपके शी टोल्ड मी ये एक क्लोज है और शी वुड हेल्प मी ये दूसरा क्लोज है, और ये जो है दैट से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार अपने ये क्लोजेज होते हैं। अब क्लोजेज के प्रकार कितने होते हैं उनका अध्ययन अपने आगे करते हैं। There are three types of clauses। मतलब क्लोजेज के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है ए प्रिंसिपल क्लोज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लोज, और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज इज एन इंडिपेंडेंट क्लोज दैट कैन कन्वे कंप्लीट सेंस विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी अदर क्लोज। मतलब प्रिंसिपल क्लोज वह होता है जो किसी अन्य क्लोज की बिना किसी मदद के अपने अर्थ को, अपनी बात को कंप्लीट करने में, पूरा बताने में, सामने वाले को समझाने में सक्षम होता है, और किसी पर भी दूसरे किसी क्लोज पर निर्भर नहीं होता। इंडिपेंडेंट क्लोज भी इसको अपने कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपके सामने है आई एम लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस। तो इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ क्लोज है वो है प्रिंसिपल क्लोज। आई एम लेट ये अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। इसको बिकॉज आई मिस्ड माई बस इसकी जरूरत नहीं है। इतना भी अगर क्लोज होता तो ये अपने आप में कंप्लीट होता। आई एम लेट मैं लेट हूं, ये अपने आप में पूरी बात है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है शी टोल्ड मी दैट शी वुड बाई ए कार नेक्स्ट मंथ। मतलब उसने मुझे बताया कि वह अगले महीने एक नई कार खरीदेगा। इसमें जो शी टोल्ड मी क्लोज है ये अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, दूसरे किसी क्लोज पर डिपेंडेंट नहीं है। ए कोऑर्डिनेट क्लोज इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लोज बट इट इज कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल क्लोज यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो both and either or neither nor yet so etc। मतलब कि कोऑर्डिनेट क्लोज भी एक प्रकार का इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता, किसी के अधीन नहीं होता, अपने अर्थ को प्रकट करने में सक्षम होता है, लेकिन इसमें कुछ कनेक्टिव वर्ड्स का यूज होता है, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड आइदर और, नाइदर नोर, यट सो, इस प्रकार के कुछ कनेक्टिव वर्ड्स का इसमें प्रयोग होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहला एग्जाम्पल है आइदर वर्क हार्ड और लीव द स्कूल। या तो आप कठिन परिश्रम करो या फिर स्कूल को छोड़ दो। दूसरा है आई वेंट टू मार्केट एंड बोट सम वेजिटेबल्स। मैं बाजार गया और कुछ सब्जियां लेकर आया। तो इसमें दो क्लोज, पहले वाले में भी और दूसरे में भी दो क्लोज हैं। पहला है वर्क हार्ड और दूसरा है लीव द स्कूल। पहले जो सेंटेंस है उसके अंदर ये दो चीजें आई हैं। पहले सेंटेंस में वर्क हार्ड और लीव द स्कूल ये दो क्लोज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए, आइदर और को हटा दिया जाए, तो ये अपने अर्थ को पूरा सक्षम है प्रकट करने में। और दूसरा जो है वो है आई वेंट टू मार्केट, ये अपने आप में कंप्लीट है, मैं बाजार गया। एंड बोट सम वेजिटेबल्स,
और कुछ सब्जियां खरीद कर लाया। तो आई वेंट टू मार्केट, आई बोट सम वेजिटेबल्स। इसमें सब्जेक्ट कॉमन है इसलिए एक बार दिया गया है। अगर इसको एंड को हटाएंगे तो ये 2 बार आई लगेगा। ये ध्यान रहे कि अगर एक ही कोई क्लोज होता है तो क्लोज भी वही होता है और सेंटेंस भी वही होता है, लेकिन एक से ज्यादा क्लोजेज होते हैं तो उसमें फिर ये प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज की अपने मान्यता रखते हैं। उसको अपने फिर 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब अपने देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। A subordinate clause is a dependent clause and unable to give its complete sense without the help of principal clause. Subordinate clause वह क्लोज होता है जो अपना अर्थ जो है, अपना भाव जो है वो बिना प्रिंसिपल क्लोज की सहायता के बता नहीं सकता, कंप्लीट नहीं कर सकता, कन्वेंस नहीं कर सकता। तो सबऑर्डिनेट क्लोज वह होता है जो प्रिंसिपल क्लोज के अधीन होता है, उस पे डिपेंड करता है अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल है ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। इसमें ही टोल्ड मी ये तो है आपका प्रिंसिपल क्लोज और दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे यह आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे मतलब कि वह अगले दिन स्कूल नहीं जाएगा। ये अपने आप में इनकम्प्लीट लगता है, पूरा नहीं लगता है। इसको पूरा होने के लिए प्रिंसिपल क्लोज ही टोल्ड मी की जरूरत है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज वह होता है जो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करता है अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए। दूसरा जो है वो है आई कैन नॉट अटेंड बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम। आई कैन नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम। इसमें मैं मतलब आ नहीं सकता क्योंकि मुझे घर पर कोई जरूरी काम है। तो आई कैन नॉट अटेंड ये जो क्लोज है ये अपने आप में कंप्लीट है। दूसरा जो है बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम ये क्लोज जो है वो इनकम्प्लीट है। इसको अपने ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि मुझे घर पर कोई जरूरी काम है। तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे इससे पहले कुछ और होना चाहिए। उसी जो कुछ और है उसी से इसका अर्थ जो है वो पूरा होता है। तो वो जो आगे है जो इससे पहले है वो है प्रिंसिपल क्लोज। कहने का मतलब ये बिकॉज के बाद का जो क्लोज है ये प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करता है अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो ये तो बात हुई अपने क्लोजेस की। अब क्लोजेस के आधार पर, क्लोजेस के बेस पर अपने सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो अब अपने अध्ययन करेंगे आगे। क्लोजेस के बेस पर सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं जिनका अब अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज मेंशन्ड मतलब कि 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जैसा कि नीचे बताया गया है। पहला जो प्रकार होता है सेंटेंसेस का क्लोजेस के बेस पर सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लोजेस के बेस पर भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर भी अपने इस बात को कह सकते हैं। सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होती है और कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और इट मे हैव नॉन फाइनाइट वर्ब्स इफ रिक्वायर्ड। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है अगर जरूरत पड़े। इसके एग्जाम्पल अपने देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी इज वॉकिंग। इसमें शी सब्जेक्ट है और इज वॉकिंग जो है वो वर्ब है। दूसरा है आपका ही हैज रिटन ए लेटर टू हेल्प टू हिज सन। इसमें ही सब्जेक्ट हैज रिटन इसमें वर्ब है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, इज वॉकिंग भी बदल जाती है, इसलिए ये मतलब आपके फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और टू हेल्प जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि उस पर सब्जेक्ट का या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ ए प्रिंसिपल और मेन क्लोज विद वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोजेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज या उसके साथ में एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन फाइनाइट वर्ब मतलब कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती हैं। फाइनाइट वर्ब जैसा कि आपको बताया था ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तीसरी इसकी विशेष बात यह है कि सबऑर्डिनेट क्लोजेस के अंदर कुछ विशेष प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग होता है और जिनमें शामिल है एज, दैट, सो दैट अलग अलग, इफ, अनलेस, बिकॉज, हु, विच,
whom, where, etc. so that का इकट्ठा भी प्रयोग हो सकता है, एक जगह पर प्रयोग हो सकता है, और so that का अलग अलग प्रयोग हो सकता है। जब so that का एक जगह पर प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है जिससे कि या ताकि, और so that का जब अलग अलग प्रयोग होता है तो so का मतलब हो जाता है इतना, और that का मतलब हो जाता है कि। इतना, इतनी भी हो सकता है so का मतलब। unless का मतलब होता है यदि नहीं, और if का मतलब होता है यदि। इन दोनों में भी डिफरेंस जान लेना जरूरी है। और बाकी जो who, which, whom, where ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। ये ध्यान रहे कि who, which, whom इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी अपने यूज करते हैं, तब इनका अर्थ अलग होता है। इनका अर्थ who का मतलब कौन होता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में इनका यूज होने पर जो या जिसने, जहां, इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अब अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल दे रखा है आई नो दैट ही इज ए गुड मैन। इसमें आई नो जो है वो प्रिंसिपल क्लोज है, और ही इज ए गुड मैन क्योंकि ये दैट से कनेक्टेड है इसलिए ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स भी होती हैं। दूसरा जो है वो एग्जाम्पल है आई नो द मैन हु वॉज हियर लास्ट मंथ। इसमें आई नो द मैन ये प्रिंसिपल क्लोज है, और हु वॉज हियर लास्ट मंथ ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। अपना अर्थ ये बिना प्रिंसिपल क्लोज की सहायता के कंप्लीट नहीं कर पाता है। और इसमें भी वही बात है कि इसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है और एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, जैसा कि नो भी इसमें फाइनाइट वर्ब है और वॉज भी जो है वो फाइनाइट वर्ब है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल हेल्प यू विद मनी। इसमें थोड़ा बात अलग है कि इसमें पहले सबऑर्डिनेट क्लोज आया है और बाद में प्रिंसिपल क्लोज आया है। व्हेन यू डू दिस वर्क ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, आई शैल हेल्प यू विद मनी यह आपका प्रिंसिपल क्लोज है। एक प्रिंसिपल क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसलिए ये वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काउंट किया जाता है। और एक से ज्यादा इसमें फाइनाइट वर्ब्स भी हैं और इसमें कनेक्टिव वर्ड जो है व्हेन का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान रहे कि अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं ये इस बात से तय होता है कि उसमें कनेक्टिव वर्ड्स या कंजंक्शन कौन से का प्रयोग हुआ है। तीसरा और अंतिम जो सेंटेंस का प्रकार है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो या ज्यादा प्रिंसिपल क्लोज होते हैं और इनको कनेक्टिव वर्ड्स के द्वारा जोड़ा जाता है जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इसमें शामिल है एंड, बट, नेवरदलेस, हाउएवर, एज वेल एज, ऑल द सेम, इंडीड, बट, एटसेट्रा। तो कनेक्टिव वर्ड्स के आधार पर आपको तय करना होता है कि कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस बात को अपने जानना होता है। ए कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ two or more principal clauses or these clauses are joined by coordinating conjunctions with such as and, but, nevertheless, however, as well as, all the same, indeed, but, etc. तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि कनेक्टिव वर्ड से अपने तय करना है कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस के अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दे रखा है माई ब्रदर केम एंड ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। माई ब्रदर केम यह एक क्लोज है। दूसरा है ही हैंडेड ओवर मनी टू मी यह एक अलग क्लोज है। एंड से जुड़े हुए दोनों क्लोज दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज की तरह हैं। दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन क्योंकि माय ब्रदर केम पहले आया है इसको प्रिंसिपल क्लोज मान लिया जाता है और ही हैंडेड ओवर मनी टू मी इसको कोऑर्डिनेट क्लोज मान लिया जाता है और दोनों को मिला करके अपने कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं और कोऑर्डिनेट क्लोज अपने इस बात से तय होते हैं कि उसमें कंजंक्शंस कौन से आए हैं। दूसरा जो है वो है शी इज रिच बट शी इज नॉट वेन। शी इज रिच यह एक अलग क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज इसको मानते हैं पहले वाक्य को, और दूसरा शी इज नॉट वेन इसको अपने कोऑर्डिनेट क्लोज मान लेते हैं। दोनों को बट से जोड़ा गया है, अपने आप में दोनों पूर्ण है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है क्योंकि बट कंजंक्शन का इसमें प्रयोग हुआ है और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग होता है जिसमें बट भी शामिल है, एंड शामिल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो शामिल है। कुछ निश्चित प्रकार के कंजंक्शन शामिल होते हैं, उसके आधार पर इसको अपने कंपाउंड सेंटेंस में शामिल करते हैं, काउंट करते हैं। और तीसरा जो है वो है स्पीक और यू विल डाई। तो इसमें स्पीक जो है वो अपने आप में एक क्लोज है, हालांकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे
जो सेंटेंस होते हैं इनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और इनमें सब्जेक्ट यू छुपी हुई अवस्था में होता है और उसके बाद जो और के बाद जो क्लोज है वो है यू विल डाई। यह भी अपने आप में क्लोज है। पहले को अपने प्रिंसिपल क्लोज मानते हैं, यानी स्पीक अपने आप में प्रिंसिपल क्लोज है और दूसरा यू विल डाई यह सबऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि ये और के बाद में आया है और कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। और कंपाउंड सेंटेंस में जैसा आपको बताया कि अपने कुछ निश्चित प्रकार के कंजंक्शंस का, कनेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग होता है जिसके आधार पर अपने उसको कंपाउंड सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के रूप में क्लासिफाई करते हैं। अब जो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर के बेस पर अपने जो 3 प्रकार के सेंटेंसेस का अपने स्टडी की है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की। अब इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। यह आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसकी आप कोशिश करना, इसको सीखने का प्रयास करना। कोई प्रॉब्लम अगर आए तो कमेंट करके मुझसे पूछना, बात करना। अब आज का टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है। कमेंट के माध्यम से अपने वैल्यूएबल सजेशंस अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ग्रामर के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।